हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही, जिसमें हमने ये देखा था कि सॉलिड का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कितने प्रकार के हमारे पास में सॉलिड्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि सॉलिड के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अरेंज रहते हैं। उनकी बेसिस के उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर हमने जो है या उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने सॉलिड्स को दो तरीके से उसको क्लासीफाई किया था। फर्स्ट कि अगर हमारे पास में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, अगर मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, मेटल्स हैं, तो इसको हम किस तरीके से अलग सॉलिड्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो किस तरीके से सॉलिड एक पूरी एक ज्योमेट्री के अंदर अरेंज है, उसके बेसिस पर हमने सॉलिड्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड हमारा था एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ज्योमेट्री होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जबकि एमोर्फस में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी और हमारे सिलेबस में जो सॉलिड्स है वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करनी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही स्टडी करनी है। हमें एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी, राइट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है और वो जो चीज़ें हैं उनको हम एक टर्मिनोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे और वो टर्मिनोलॉजी जो है वो आपकी बहुत काम आएगी, राइट। इससे एक एक नंबर या फिर हाफ मार्क्स का भी एक जो है क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो देखो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, राइट। अब देखो अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि इस सॉलिड की जो ज्योमेट्री है वो इस तरीके से आई है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई भी मार्कर है, ऐसा समझ लो, या फिर ये आप ये समझो कि ये जो सिल्वर की जो रिंग है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हमें कैसे पता चले, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पर एक्सरे डालते हैं जिससे हमें इसकी ज्योमेट्री पता चलती है, या फिर हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे ज्योमेट्री पता कर सकते हैं, जिससे मॉलिक्यूल या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो इंटरनल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो किस तरीके से अरेंजमेंट है, राइट। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट आता है। अब देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ये आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोल सकते हो इनको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो ये इतने छोटे छोटे से नहीं होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे से नहीं होते हैं। हम समझने के लिए बनाते हैं कि इतने छोटे छोटे होते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें। ये जो होते हैं ये एक दूसरे को टच करे हुए होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉलिड्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, टच करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इस तरीके की ज्योमेट्री को बनाते हैं और हमें जब भी हम किसी भी मेटल की, किसी भी सॉलिड की ज्योमेट्री को देखते हैं, उसके अरेंजमेंट को देखते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें किस टाइप की ज्योमेट्री आई है, क्यूबिक शेप है, हेक्सागोनल है या फिर ट्राइगोनल है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता नहीं चलती है। हम जो है उसको क्या करते हैं, हम उसको अज्यूम करते हैं कि हाँ इस तरीके की अरेंजमेंट होगी। हमें सिर्फ और सिर्फ जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से ध्यान से देखना, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम देख करके ये बताते हैं, ये इसको टच करेगा, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इससे हमें पता चलता है कि हाँ हम इनके सेंटर्स को क्या करते हैं, फिर बाद में हाइपोथेटिकली इसको मिला देते हैं समझने के लिए कि हाँ कुछ इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री रही होगी, ठीक है। ये यहाँ आएगा और एक यहाँ आ जाएगा आपका, एक यहाँ आ जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से ये अरेंजमेंट जो है वो बनती है। तो हमें पता चलता है कि ये जो शेप है ये कैसी शेप है, ये क्यूबिक शेप है, राइट। तो हम ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके सेंटर को हम मिला करके देखते हैं कि किस तरीके की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है,
राइट। हाल मतलब रियल में हमें ऐसा नहीं मिलता, हमें रियल में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखते हैं, हमें रियल में सिर्फ और सिर्फ एटम्स दिखते हैं या फिर आयंस दिखते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, राइट। तो इसी तरीके से अब देखो, जब हम इन सभी सेंटर्स को मिला देते हैं, ठीक है, इन सेंटर्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से, तो हमें एक क्या मिलती है, हमें एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है। ये देखो, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ये बार बार रिपीट होकर के हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिपीट होकर के क्या करती है, इस पूरे के पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, इस पूरे के पूरे जो है आपके सॉलिड का फॉर्मेशन करती है, राइट। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोई घर बनाते हैं या फिर रूम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें एक ईंट, मतलब बहुत सारी ईंटें चाहिए होगी। हर ऐसा तो है नहीं कि हर ईंट का शेप अलग अलग होगा, सेम शेप की ईंट्स होती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये एक यूनिट जो है वो बार बार रिपीट करके हमने जो पूरा घर का है जो निर्माण किया, राइट, पूरे घर को बनाया। वैसे ही इसमें क्या होता है, ये एक यूनिट होती है, ये एक यूनिट हमें ऐसा लगता है कि बार बार रिपीट होकर के इस पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे क्रिस्टल को, इसको हम नाम देते हैं लैटिस। क्या नाम देते हैं, लैटिस नाम देते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, जालक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 3D में देखें, ये तो हमारे पास में 2D में है, ये 3D में नहीं है। ये कैसा है, ये हमारे पास में 2 डायमेंशनल है, ठीक है, इसमें 2 ही डायमेंशन है। अगर हम 3D की बात करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट आता है। अगर आप लोग अच्छे से देखो इसको, ठीक है, तो ये एक हम मान सकते हैं इसमें। और इसका अगर हम 4th पार्ट कर दें, सॉरी 1/8 पार्ट दें इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसमें ये एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमने क्या डाल रखा है, हमने एक ऐसा फेस डाल रखा है, एक फेस ऐसे डाल रखा है। अब एक फेस जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके से ये होगा, ठीक है। मल्टी कलर मार्कर नहीं है, इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा है फर्स्ट फेस जो कि हमने इसमें डाला था। ये जो है, ये बीच वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये कौन सी है, ये सेकंड फेज है। और ये जो है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये थर्ड फेज है, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, बेसिकली 3 फेज डाल रखे हैं, ठीक है, 3 फेसेस डाल रखे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारे पास में कितने टोटल जो है क्यूब बनते हैं। तो हमारे पास में टोटल 8 क्यूब बनते हैं, 4 आगे और 4 पीछे बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे को हम नाम देते हैं लैटिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लैटिस नाम देते हैं। इसमें जो सारे के सारे जो कॉर्नर्स है इस तरीके से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा, एटम्स प्रेजेंट होगा। यहाँ पर मत टच कर देना क्योंकि ये इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो ध्यान से इसको करना। ये जो एटम्स होते हैं ये इतने छोटे छोटे से नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। राइट, तो ये इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं लैटिस बोलते हैं। और ये जो लैटिस होता है ये जिनसे मिलकर बनता है, उस एक सेल को या फिर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस एक पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पर एक पार्ट होगा, ठीक है, ये एक छोटा सा क्यूब होगा ऐसा, इस तरीके का, ठीक है। ये जो है ये बार बार रिपीट होकर के इतने बड़े स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। इसके आगे भी होगा, इसके जस्ट ऊपर भी होगा, इसके इधर भी होगा और इसके नीचे भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 8 ही हमारे पास में क्या होंगे, यूनिट सेल मिलकर के एक बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, हज़ारों खरब मतलब लाखों अरबों होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसमें भी हमारे पास में क्या होता है, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक। इस पूरे को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि रिपीट करके पूरे के पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, पूरे के पूरे लैटिस का फॉर्मेशन करती है,
ठीक है। फिर ये जो आपको लाइंस दिख रही है जो कि इन ब्लैक डॉट्स को एक दूसरे से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिस लाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जालक रेखा। ये जो लैटिस लाइन होती है ये पूरी की पूरी क्या होती है, हाइपोथेटिकली होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे एक दूसरे को कोई भी कनेक्ट किए हुए नहीं, हमें कोई भी लाइंस नहीं मिलती है जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। ये सारी की सारी क्या होती है, ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल होती है। कैसी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, ठीक है। ये सारी की सारी हम अपने माइंड में ड्रॉ करते हैं, और हम जब माइंड में ड्रॉ करते हैं या फिर थ्योरेटिकली जो हमारे पास में एक्सरे की मतलब रिपोर्ट आई है, या फिर हमारे पास में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिपोर्ट है उसमें जिस तरीके से मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, हम उनके सेंटर को क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके की ज्योमेट्री आती है। तो हमारे पास में इस तरीके की ज्योमेट्री आती है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं क्यूबिक ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं, क्यूबिक ज्योमेट्री बोलते हैं। ये हमारे पास में क्यूबिक ज्योमेट्री, हमें दो ज्योमेट्री पढ़नी होती है, एक क्यूबिक ज्योमेट्री होती है, दूसरी होती है हेक्सागोनल। दूसरी कैसी होती है, हेक्सागोनल। तो इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और ये जो आपको डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, इन डॉटेड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जिनसे पूरा का पूरा जो लैटिस है वो मिलकर के बना है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ये हाइपोथेटिकली नहीं होते हैं, जबकि लैटिस लाइन जो होती है ये हाइपोथेटिकल होती है। हम लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करके किससे कनेक्ट करते हैं, लैटिस लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिस बोलते हैं। इस पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जालक। और ये जो लैटिस होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, ये यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो ये जो यूनिट सेल होती है, ये यूनिट सेल पूरा का पूरा जो इस लैटिस की प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी की सारी कौन शो कर सकता है, यूनिट सेल शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि यूनिट सेल से ही मिलकर क्या बना है, पूरा का पूरा लैटिस मिलकर बना है, ठीक है। अगर आपको जैसे मान लो आपका एक रूम है, उस एक रूम के अंदर आपको ये चेक करना है कि आपकी जो है रूम वो कौन सी टाइप की ईंट से मिलकर बना है, तो सिर्फ आपको एक ही टाइप की ईंट जो है उसको स्टडी करना है। ऐसा तो यानी आप सारी की सारी ईंटों को क्या करोगे, स्टडी करोगे। या फिर मान लो आपको ब्लड टेस्ट करना होता है, तो ब्लड टेस्टिंग में क्या होता है, हम सिर्फ एक ड्रॉप लेते हैं और उस एक ड्रॉप के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम पूरे के पूरे ब्लड को हम निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको वापस से फिल कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पास में क्या होगा, इस पूरे के पूरे लैटिस की जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो किस में होगी, इस एक यूनिट सेल के अंदर होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस एक यूनिट सेल को देख करके बता सकते हैं कि जो हमारे पास में लैटिस बन करके आया है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये किस तरीके के अरेंजमेंट को शो करेगा, ठीक है। इसमें किस तरीके से जो है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा, क्योंकि जैसा अरेंजमेंट इसमें होगा एग्जैक्ट वैसा का वैसा अरेंजमेंट क्या होगा इससे होगा, क्योंकि इन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर ही क्या बना हुआ है, हमारा पूरा लैटिस मिलकर के बना, राइट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल को स्टडी करना है। हमारे पास में जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं एकक कोशिका। क्या नाम देते हैं, एकक कोशिका, सही है। तो देखो यूनिट सेल जो होती है ये हमारे पास में दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट आती है आपकी प्रिमिटिव, सेकंड आती है आपके पास में सेंटर्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आदिम और इसको हम बोलते हैं केंद्रीय, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो टाइप की यूनिट सेल्स होती है। टोटल जो यूनिट सेल्स होती है वो हमारे पास में कितनी होती है, टोटल हमारे पास में 14 टाइप की यूनिट सेल्स होती है, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स होती है। अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट है, या अकॉर्डिंग हम ब्राविश, ठीक है। तो ब्राविश लैटिस होती है हमारे पास में, और ये कितने टाइप की होती है, हमारे पास में 14 टाइप की होती है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। इनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव एंड द सेकंड इज सेंटर्ड पढ़ेंगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक अरेंजमेंट को बनाते हैं, उस अरेंजमेंट को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जब पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। ये जो लैटिस होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हमें अगर इस पूरे लैटिस को स्टडी करना है, इस लैटिस की सारी प्रॉपर्टी को पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर हमें मान लो ब्लड है, उसकी हमें क्या करना है, उसको हमें
चेक करना है कि इसमें क्या कौन कौन सी डिजीज़ है। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा जो ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में वो सारा का सारा हम निकाल करके और क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम 2-3 ड्रॉप्स लेते हैं, उन 2 ड्रॉप्स के अंदर, या फिर आजकल तो 1 ड्रॉप ही ली जाती है, 1 ड्रॉप लेकर के हम उसमें सारी की सारी क्या चेक कर सकते हैं। उसमें हम DNA टेस्ट कर सकते हैं, हम शुगर, सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। तो आप इन सबको कॉपी करो कि लेटिस क्या होता है। ये 2D अरेंजमेंट है और ये कैसा अरेंजमेंट है आपका, 3D अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये 2D हो गया, ये 3D हो गया, और इसके अंदर इसको हम लेटिस बोलते हैं। लेटिस लाइन किसको बोलते हैं, लेटिस पॉइंट क्या होता है, और यूनिट सेल्स क्या होती है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो देखो हेडिंग डालते हैं वापस, यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल कैसी होती है, इस तरीके से यूनिट सेल हमारे पास में होती है। और ये एक यूनिट सेल जो होती है बार बार रिपीट होकर के, हमें ऐसा लगता है कि ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट होकर के एक पूरे के पूरे क्रिस्टल का या फिर पूरे के पूरे लेटिस का फॉर्मेशन करती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, राइट। यूनिट सेल हमारे पास में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है हमारे पास, 2 टाइप की यूनिट सेल्स होती है। फर्स्ट आती है हमारे पास में प्रिमिटिव, जिसको हम बोलते हैं आदिम एकक कोशिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, आदिम एकक कोशिका। और द सेकेंड जो आती है हमारे पास में वो आती है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। तो हमारे पास में कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती है, 2 टाइप की यूनिट्स होती है। फर्स्ट आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड आती है हमारे पास में सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है ये हमारे पास में कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आती है हमारे पास BCC, सेकंड आती है हमारे पास FCC, और नेक्स्ट आती है हमारे पास में ECC, ठीक है। तो हमारे पास में कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और ECC का मतलब होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। तो ये हमारे पास में कितने टाइप की होगी यूनिट सेल, 2 प्रकार की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है, BCC, FCC और ECC। BCC का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित कोशिका। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित कोशिका। ECC का मतलब होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, अंतः केंद्रित कोशिका, एकक कोशिका। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, ध्यान से देखना। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, और इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे, यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स प्रेजेंट एट ईच सेंटर, सॉरी ईच कॉर्नर, ठीक है, हर एक कॉर्नर पर क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करते हैं CUC की, मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। सेंटर्ड यूनिट सेल में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, प्लस साथ में
हर एक फेस पर एटम प्रेजेंट होगा। ये फेस सेंटर्ड, ये ऊपर वाला फेस, ये इस साइड वाला लेफ्ट वाला फेस, और ये राइट वाला फेस, और ये नीचे वाला बॉटम वाला फेस। फिर एक होगा फ्रंट वाला और एक रियर वाला। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ फ्रंट वाला, और ये यहाँ पे शो हो रहा है रियर वाला। ठीक है, तो ये फ्रंट फेस हो गया और ये रियर फेस हो गया। फिर एक एटम प्रेजेंट होता है इस पूरे के पूरे यूनिट सेल के सेंटर में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें रूम की, तो रूम में एक क्यूबिक शेप होता है, उसमें टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस पर क्या होता है? एक एटम प्रेजेंट होता है। प्लस साथ में जो रूम का पूरा सेंटर होता है, वहाँ पर भी क्या होता है? पूरे के पूरे रूम के सेंटर के बीच में भी एक एटम प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट है। अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, ये हमारे पास में 3 टाइप की होती है, जिसमें आता है BCC, FCC और ECC। BCC का मतलब होता है कि जो इस तरीके का अरेंजमेंट, ये जो एटम होंगे वो इस तरीके के क्या होंगे? कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, प्लस साथ में क्या होगा? एक जो एटम होगा वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। एक एटम कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करें FCC की, तो FCC में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। कॉर्नर पर तो हमेशा एटम प्रेजेंट होगा, कॉर्नर के साथ साथ अब एटम और कहाँ प्रेजेंट होगा? ये हर एक कॉर्नर पर टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 एटम प्रेजेंट होंगे। और ये एटम छोटे छोटे नहीं होते हैं, ये पूरे बड़े एटम होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा, ये तो प्रिमिटिव की कंडीशन है। प्लस साथ में FCC और है, इसका मतलब सारे के सारे जो फेस होंगे उसके सेंटर में भी क्या होगा? एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं FCC। ठीक है, अब देखो, अब एक नेक्स्ट आता है हमारे पास में ECC। ECC का मतलब होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। इसमें भी सारे के सारे जो कॉर्नर्स है वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। प्लस साथ में अब जो चीज़ ध्यान से देखना, प्लस साथ में हर एक कॉर्नर पर क्या होगा? एटम प्रेजेंट होगा। प्लस साथ में जो फेस है, फेस में आप अल्टरनेट फेस है उसके ऊपर क्या होगा? प्रेजेंट होगा एटम। जैसे मान लो ये एटम है, ये फेस है, इस फेस पर एटम प्रेजेंट है, इस फेस पर एटम प्रेजेंट नहीं होगा, इस फेस पर एटम प्रेजेंट होगा, इस फेस पर नहीं होगा, इस फेस पर होगा। ठीक है, यानी अल्टरनेट ऑर्डर पे क्या होते हैं? अल्टरनेट फेसेस पर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 टाइप के हो गए। BCC में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, इसके अंदर जो पूरा का पूरा क्यूब होता है, उस क्यूब के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एटम प्रेजेंट होता है। FCC का क्या मतलब होता है? FCC का मतलब होता है कि जो एटम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो फेस सेंटर पर होंगे। हर एक फेस सेंटर पर होंगे। टोटल 6 फेस होते हैं, तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे। फिर अगर हम बात करें एंड सेंटर्ड की, तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है? जो हर एक एटम होता है, वो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर तो होते ही हैं, प्लस साथ में अल्टरनेटिव फेसेस पर, अल्टरनेटिव फेस के सेंटर पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हमारे पास में यूनिट सेल्स होती है। फर्स्ट आती है आपके पास प्रिमिटिव सेल, सेकंड आती है हमारे पास में सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। तो इनमें जो है इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इनकी एक पूरी की पूरी टेबल होती है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। ब्राविस के अकॉर्डिंग इसके अंदर अगर हम बात करें इस तरीके से, मान लो ये हमारे पास में ये, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं इस एजेस को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो हमारे पास में 3 लाइन्स हैं या 3 डायमेंशन होगी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये और ये जेड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको एक्स मानते हो तो इसको वाई मान लो और इसको क्या मान लो आप, जेड मान लो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये हो गया हमारे पास में ए, ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ये कौन जो एंगल है वो कौन सा हो गया, अल्फ़ा, और इस एंगल को हम मान लेते हैं बीटा और इस एंगल को हम मान लेते हैं गामा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी और ए बी और सी इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी,
ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू के बेसिस पर अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम देखने वाले हैं, आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं उस टेबल के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास में देखो सेल्स है और किस तरीके से उनमें एजेस जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है या फिर नहीं होती है, जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। फिर किस तरीके की उनके पास में क्या होती है, ब्रावियस लेटिस होती है, और उनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ये पूरी की पूरी टेबल है। बेसिकली ये टेबल आपको याद तो रखनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही है। पहला हमारे पास में क्यूबिक है और जो सेकंड है हमारे पास में वो है हेक्सागन, ठीक है। तो क्यूबिक पढ़ना होता है हमें और हेक्सागोनल पढ़ना होता है, तो इनको आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना पड़ेगा। देखो देखते हैं क्या है कि जो क्यूबिक सेल्स होती है उसमें जो एजेस होती है, हमने 3 एजेस बनाई थी, ए, बी और सी, ठीक है। तो इनमें तीनों की तीनों जो एजेस होती है वो सेम होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, और जो एंगल होता है अल्फा बीटा और गामा का वो 90 डिग्री होता है तीनों के बीच में। इनमें जो ब्रावियस लेटिस प्रेजेंट होती है क्यूबिक के अंदर वो होती है प्रिमिटिव होती है, एफसीसी होती है और ईसीसी होती है। टोटल ब्रावियस लेटिस कितने टाइप की होती है हमारे पास में, 14 टाइप की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था 7 प्रिमिटिव होती है और 7 ही क्या होती है, सेंटर्ड होती है, ठीक है। तो हमारे पास में 7 प्रिमिटिव है और 7 ही क्या है, सेंटर्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी जो होते हैं, 3 एजेस होती है हमारे पास में, ए और बी दोनों इक्वल होती है, लेकिन सी जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। और इनमें अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ब्रावियस लेटिस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रिमिटिव प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होती है, ईसीसी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल SnO2, ये हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आती है आपके पास में ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर एक भी एजेस जो होती है वो इक्वल नहीं होती, तीनों की तीनों एजेस अनइक्वल होती है, लेकिन तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसमें सारी की सारी प्रिमिटिव, BCC, FCC और ECC टाइप्स की क्या प्रेजेंट होती है, लेटिस प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है KNO3। फिर हमारे पास में आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, इसमें भी सारी की सारी एजेस जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। इसमें अल्फा एंगल और गामा एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। इसमें ब्रावियस लेटिस प्रेजेंट होती है प्रिमिटिव और BCC। इसका एग्जाम्पल होता है Na2SO4.10H2। फिर आता है हमारे पास में 5th टाइप की सेल, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी क्या नहीं होता, सारी की सारी एजेस जो होती है इक्वल नहीं होती, एंगल भी सारे के सारे इक्वल नहीं होते 90 डिग्री के। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लेटिस आती है वो कौन सी आती है, प्रिमिटिव लेटिस आती है, और इसका एग्जाम्पल होता है K2Cr2O7। फिर हमारे पास में आता है रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में तीनों की तीनों एजेस इक्वल होती है, लेकिन इसमें जो एंगल होता है वो किसके इक्वल नहीं होता, 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। अल्फा बीटा इक्वल होता है बट गामा नहीं होता, ठीक है। इसमें भी ब्रावियस लेटिस आएगी प्रिमिटिव, एग्जाम्पल होगा CaCO3। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, ए और बी तो सेम होते हैं, बट जो सी होती है लेंथ, ये हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एजेस की लेंथ होती है उसके बेसिस पर। तो ए और बी जो होती है वो तो हमारे पास में क्या होती है, सेम होती है, बट सी जो है वो सेम नहीं होती है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें अल्फा बीटा, दोनों जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, और गामा जो है वो कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। और इसमें भी क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप की ब्रावियस लेटिस आती है, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है जेडिनो का। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इस तरीके की हेक्सागन होती है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप ये समझो कि एक जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो ऊपर होता है, एक साइक्लोहेक्सेन नीचे होता है, और दोनों लाइन से कनेक्टेड होते हैं। और इसके अंदर देखो कि हमारे पास में 2 टाइप की, जो हमने 3 टाइप की एजेस मानी, ये ए एजेस होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। तो ए और बी दोनों इक्वल होती है, और जो सी वाली होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है। उसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। एंगल की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 120 का, और अल्फा और बीटा कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास में पूरी की पूरी ये टेबल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, आपको क्यूबिक पढ़ना है और आपको हेक्सागोनल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले BCC और FCC के बारे में, कि BCC और FCC के अंदर हम जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका अलग अलग पोजीशन पर क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जो एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जो एटम्स फ्री सेंटर्ड पर प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करने वाले हैं। किस तरीके से हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, राइट। फिर हम फाइनली पढ़ने वाले हैं
क्यूबिक सेल और हेक्सागोनल को, ठीक है। इसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, किस तरीके से जो एटम्स होते हैं उनकी लेयर प्रेजेंट होती है, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, राइट। सो आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।